गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट, चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, आप लोग जानते हो कि इस साल जो है सीबीएसई ने बहुत सारे कोर्स के अंदर चेंजेस किया है, बहुत सारे पोर्शन को डिलीट किया है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो आप लोग ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं या इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट, उन सारे वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट मैं ओनली वही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के जो है सिलेबस से रिलेटेड है ना। और जो डिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो डिलेटेड पोर्शन है स्टूडेंट, मैं उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाने वाला हूं। और आप लोग जो है डिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी शायद जानते होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलेटेड हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर से कट किए गए हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि कार्बन की थी, जिससे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हुई। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इस चैप्टर से डिलीट हो गई है। और बहुत सारे नोमेनक्लेचर जो थे जो कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बहुत थोड़े जो है वो सारे वो जो सारे टॉपिक्स थे स्टूडेंट इस सेशन के अंदर, वो सारे टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। तो अपन उन सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे और जो सारे टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है या इस सेशन के सिलेबस से रिलेटेड है, ओनली मैं वही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ने के लिए एक मेथड देना चाहता हूं। देखो क्या होता है बेटा स्टूडेंट, जो भी चैप्टर जो साइंस का होता है अपन तब तक उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते, नहीं मान पाते जब तक कि कोई चीज़ अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड ना की जाए। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उन सारी एप्लीकेशंस को हम अपने आसपास नहीं देखते हो तब तक अपन उस चीज़ को या उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। हम एग्री नहीं हो पाते हैं कि उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को अपन एग्री कर सकें या उसे अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर जब तक नहीं इस्तेमाल करते हैं अपन को कुछ समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट यहाँ अपन बात करते हैं, देखो, कार्बन और इस कंपाउंड की, है ना। तो ये जो कार्बन इट्स कंपाउंड टॉपिक है स्टूडेंट, जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। बहुत लंबी चौड़ी कार्बन की कहानी है। इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर है, कौन प्रोड्यूसर है यहाँ पर प्रोड्यूसर है केमिस्ट्री क्या हो रहा है यहाँ पर, एक प्रोड्यूसर है जिसने बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्रांचेस बनाई हुई है। और उसमें से एक ब्रांच उन्होंने ऐसी बनाई है जो कि केवल और केवल किससे रिलेटेड है, कार्बन से रिलेटेड है। यानी कि केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसने भी क्या किया, अपने अंदर बहुत सारी ब्रांचों को डिवाइड कर लिया। क्योंकि आप लोग जानते हो कि आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी होने लग गई है और जितना ज़्यादा रिसर्च काम हो रहा है उस रिसर्च को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि हर एक टॉपिक के ऊपर या हर एक ब्रांच के ऊपर स्पेशलाइज्ड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केमिस्ट्री की एक डिफरेंट ब्रांच बना दी गई। और वो जो डिफरेंट ब्रांच है स्टूडेंट, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीन्स क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो बना हुआ है स्टूडेंट किससे, ऑर्गेनिज्म से।
ऑर्गेनिज्म से कौन सा वर्ड बना है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक वर्ड बना हुआ है। और ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्लांट ऑर्गेनिज्म और एक क्या होता है स्टूडेंट? एनिमल्स ऑर्गेनिज्म। ये 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि केमिस्ट्री ने इसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई और ये जो ब्रांच है उसमें ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बातें हैं। और ऑर्गेनिज्म में भी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो यानी स्टूडेंट ये कार्बन जो है वो तो डायरेक्टली अपने ऊपर ही है, यानी कि डायरेक्टली जो है ये आप ही से रिलेटेड है। कैसे हुआ स्टूडेंट? जैसे अगर अपन बात करें एनिमल्स के अंदर भी ओनली फॉर ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो खाना खाते हैं स्टूडेंट, उस स्टूडेंट में क्या उस खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स, यही होता है ना स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है या ह्यूमन बींग्स जो है फूड खाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च होता है। और जब ये फूड का डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद एंडिंग प्रोडक्ट जो आता है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। पता होगा स्टूडेंट आप लोगों को, है ना, कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अपन ये बात करने वाले हैं कि ग्लूकोज जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो यहाँ ये देखिए कि 6 जो है वो क्या है? कार्बन है। तो यानी कि स्टूडेंट ये पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको जो एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जिनसे कि एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। तो स्टूडेंट जब तक आप कार्बन से रिलेटेड या जब तक स्टूडेंट्स अपन जो है कार्बन नहीं होगा अपनी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में, तब तक अपन किसी तरह का एनर्जी जो है गेन नहीं कर सकते, अपने पास कोई एनर्जी नहीं आ सकती। ओके स्टूडेंट, तो ये अपनी डेली लाइफ के अंदर कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बॉडी का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है स्टूडेंट? कार्बन से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड बातें जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, या ये बातें वो हैं जो कि इस चैप्टर को आपसे रिलेटेड करता है या डेली लाइफ से रिलेटेड करता है। तो अब अपन इस चीज़ को पढ़ना या इस चीज़ को समझना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा लालची होता है। जो उसके काम की चीज़ है उस काम की चीज़ को वो ज़रूर इस्तेमाल करता है या उसे ज़रूर देखना चाहता है या उसे ज़रूर जो है उसके बारे में जानना चाहता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपन चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, ओके रेडी? चलिए, कार्बन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, ये चैप्टर जिसके अंदर डायरेक्ट आपको केमिकल रिएक्शंस आने वाली है, डायरेक्ट आपको केमिकल रिएक्शंस को याद करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको 9th क्लास का जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी यहाँ पर अपना रखना होगा, वो भी यहाँ आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रीवियस नॉलेज में बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं स्टूडेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग जानते हो कि कार्बन जो है इसका सिंबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। आप लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक के जो सिंबल्स हैं वो 9th क्लास के अंदर लर्न भी किए होंगे, उनके एटॉमिक नंबर भी लर्न आप लोगों ने किए होंगे।
तो मुझे बताइए कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? यस 6, वेरी गुड। 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर अपन ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एटॉमिक मास पता चल जाता है। ये सारे बेटा 9th क्लास की हैं, है ना। तो मैं 9th क्लास वाला प्रीवियस नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ कार्बन से रिलेटेड, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं कार्बन की ही बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स के बारे में अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लोग जानते हो कि सिंबल जो है वो C है, एटॉमिक नंबर ये है, प्रोटॉन नंबर ये है, और एटॉमिक मास ऐसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लोगों को अगर एटॉमिक मास दे रखा हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा हो, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए अपन जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है और कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है स्टूडेंट वो 6 है। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या बता सकते हो, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यूज लिखोगे, यहाँ पर जब आप वैल्यूज लिखते हो तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है स्टूडेंट? 12 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं स्टूडेंट? 6 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? मैंने मान लिया यहाँ पर x है, ठीक है। मैं इस x को इधर लेके आता हूँ, जैसे इस x को इधर लेके आते हैं तो x इक्वल टू ये जो 6 है वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 12 - 6 यानी कि कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट? 6 आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हो। कब? जब कि आपको एटॉमिक मास दे रखा हो और प्रोटॉन के या प्रोटॉन के नंबर्स आपको दे रखे हों। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक का पोर्शन? ठीक है ना। चलिए अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स यस स्टूडेंट, अपन बात करते हैं अब कार्बन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ये भी स्टूडेंट्स 9th क्लास का ही टॉपिक है। अभी तक मैंने आप लोगों को 10th क्लास का कोई भी टॉपिक कार्बन से रिलेटेड नहीं पढ़ाया है। ये सारा जो टॉपिक है आपका 9th क्लास का पोर्शन है। 9th क्लास से रिलेटेड ही ये चैप्टर है स्टूडेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, एक सेंटर पार्ट होता है। और इस सेंटर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी बताया कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसी तरह से अभी यहाँ पर अपन ने x की वैल्यू निकाली थी, वो 6 आई थी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे वो। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स? 6 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक शेल आता है और इस शेल को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? के शेल का नाम देते हैं। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। 9th क्लास से ही रिलेटेड बातें कर रहा हूँ स्टूडेंट। अभी तक मैंने कोई भी 10th क्लास की बात नहीं की है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, इसमें ये वाला जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट को स्टूडेंट क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं स्टूडेंट। और ये जो है इस के को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? शेल कहते हैं। ये क्या है? शेल हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक चीज और ये भी पढ़ी हुई है स्टूडेंट कि अगर कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माय डियर, लिख सकते हैं ना। 2 और 4 लिख सकते हैं। 6 कार्बन को अपन इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 और 4 है, इसका मीनिंग क्या था स्टूडेंट? वहाँ अपन कहते थे ये के शेल है और ये कौन सा शेल है स्टूडेंट? एल शेल है।
सब कुछ याद आ रहा है ना स्टूडेंट। तो यहाँ अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो के शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक का क्लियर है। अभी तक मैंने जो भी बातें की है स्टूडेंट वो सारी 9th क्लास की बातें थी। अभी तक मैंने 10th क्लास का कोई भी पॉइंट अभी तक हाथ नहीं लगाया है। अभी तक मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। मैं आपका एक प्रीवियस नॉलेज देना चाह रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस नॉलेज को वापस से उससे मैं थोड़ा वापस से आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। अच्छा, फिर अपन ने जब बात की यहाँ पर ये जो के शेल है, उसके बाद एक शेल और आता है स्टूडेंट, और इस शेल को अपन किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, एल शेल के नाम से जानते हैं। जैसे अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, 2 है एंड ये 3 है एंड 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है बेटा, कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ना स्फेरिकल जो होते हैं, स्फेरिकल है, शेप एकदम राउंड होती है, लेकिन मैंने क्या है कि यहाँ से स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपको यही मानना कि ये स्फेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक का जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो अब यहाँ अगर अपन बात करें आगे, इससे आगे, तो इससे आगे आप लोगों को 9th क्लास की ही एक बात याद और दिलाता हूं जो मेरे दिमाग में आई है अभी, है ना। वो ये बात है बेटा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है ना, या वैलेंसी ही क्या होती है ना। आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास से पढ़ा है आप लोगों ने। वैलेंसी का मीनिंग होता है द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग और लूजिंग ऑफ एन एलिमेंट, या कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी तो सुना है आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर कि कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर सकता है और कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर सकता है, उनको बाहर निकाल सकता है। उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है बेटा, वैलेंसी कहलाती है ना। यानी अगर अपन बात करें वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी के बारे में आप लोग ये लिख सकते हो कि वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी बेटा, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी, यस बोलिए, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, 4 होती है, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, +-4, +-4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है या गेन करना चाहता है, तो क्यों गेन करना चाहता है, क्यों, आखिर वो वैलेंसी क्यों शो करता है। कोई भी एलिमेंट अगर वैलेंसी शो कर रहा है, जिसे अपन ये कह रहे हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना, तो यहाँ पर अपन स्टूडेंट ये कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होने चाहते हैं, नेचर के अंदर स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए ही वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देंगे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, या तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देंगे या किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने अंदर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वजह से वो वैलेंसी शो करता है, लेकिन वो कब तक शो करता है, कितने चाहिए होते हैं तो वो वैलेंसी शो करता है। तो वहाँ पर एक 9th क्लास में ही आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, जिस रूल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टेट। यानी कि कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। एक बात तो ये थी, है ना, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को, हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, है ना। चलिए ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे मान लीजिए उसके आउटर शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, उसके 8 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा,
है ना। लेकिन जब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन जिसकी वैलेंसी को आपने बताया है कि ये +-4 होती है, तो कार्बन क्या करेगा, क्योंकि भाई इसके लिए तो दोनों बातें सेम हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन देना भी इसी के लिए है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी है, यानी कि वो तो बिल्कुल बीच की कैटेगरी में आ गया, मिडल आ गया, कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहे तब भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तब भी ले सकता है, उसके लिए तो बात फाइनल है। वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब जा करके उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक का आप लोगों को पोर्शन क्लियर हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, और ऑक्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सभी कितने होते हैं कार्बन के अंदर। आई थिंक स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जो 9th क्लास का मैंने प्रीवियस नॉलेज आप लोगों को दिया है, वो प्रीवियस नॉलेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारा आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। इसमें से कोई भी चीज़ अपन ने 10th क्लास की नहीं पढ़ी है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब 10th क्लास वाली पोर्शन के अंदर एप्लीकेबल होने वाले हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ, देन उसके बाद आगे जो है अपन पढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड बातें। यस स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, तो अपन शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कार्बन के बारे में। तो कार्बन एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले ही एक जो है क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं और जो है आप लोग क्वेश्चंस पूछने लग गए, है ना। तो लेकिन स्टूडेंट क्या है कि एक्चुअल में जब भी अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ही एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये है कि वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर, कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है। तो स्टूडेंट्स अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। इसके वर्सेटाइल नेचर को शो करने की जो वजह होती है, तो इसके आंसर में ही आपको 2 टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट। जब तक आप लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे इसका आंसर नहीं दे पाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। यहाँ तक कि ऐसा है कि बहुत सी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट तरीकों से पूछा गया है स्टूडेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। पहले मैं आपको पहले एक बार इसका क्वेश्चन का मतलब या इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर का मीन्स ये है कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। अच्छा, हर जगह पर प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लांट्स बॉडी में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट है, वो माइंस के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, वो साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जहाँ पर भी अर्थ है वहाँ क्या हो रहा है, कार्बन प्रेजेंट है, और ये वर्सेटाइल नेचर है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर, यानी हर जगह पर प्रेजेंट होना। अब ये हर जगह पर प्रेजेंट क्यों है, तो इसका आंसर जो है ड्यू टू सम रीज़न या सम causes carbon having versatile nature। कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। उसके 2 कारण हैं, सम की जगह पर अपन चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही मेन वजह है जिस वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर को शो कर रहा है स्टूडेंट। तो चलिए अपन बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो नेचर है स्टूडेंट, जो कि कार्बन को वर्सेटाइल नेचर होने की वजह है, वो है आपका टेट्रावैलेंसी।
आप लोगों ने स्टूडेंट इससे पहले मैंने आप लोगों को अभी जो प्रीवियस नॉलेज आपको दिया है उसमें मैंने आपको बताया था या आपने ही मुझे बता दिया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 होती है, आप लोग जानते हो, है ना। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। और 4 वैलेंसी इसकी एक वजह बनती है जो इसे वर्सेटाइल नेचर बनाने में या शो करने में हेल्प करती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू वैलेंसी ऑफ 4 ऑफ कार्बन द कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ना। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ही किसी के साथ एडजस्ट होता है, किसी के साथ एडजस्ट होता है। तो ये एक फर्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। और सेकंड जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ये है कैटिनेशन। कैटिनेशन, है ना स्टूडेंट। कैटिनेशन का मीन्स ये होता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन का फॉर्मेशन करना, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना। कार्बन के अंदर ही ये नेचर होता है, कार्बन के अंदर ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि केवल और केवल कार्बन में प्रेजेंट है। और अकॉर्डिंग टू कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन अपने जैसे बहुत सारे कार्बन्स को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है और एक लॉन्ग साइकिल या लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है स्टूडेंट्स। और इस टाइप के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर कार्बन, कई कार्बन जो है वो एक साथ जुड़े हुए हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कार्बन ने क्या किया हुआ है, जैसे ये कार्बन है, ये इससे अटैच है, वापस ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, यानी कि बहुत सारे कार्बन जो है वो अटैच होकर के क्या बनाते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग साइकिल या एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। अब एक और बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो लॉन्ग चेन है हो सकता है वो ब्रांच में भी कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर भी कुछ कार्बन आ सकता है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आप लोग आगे पढ़ने वाले हो जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कैटिनेशन का मीन्स क्या होता है। तो कैटिनेशन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, अकॉर्डिंग टू कैटिनेशन व्हेन मोर कार्बन अटैच ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और जिससे ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है और केवल कार्बन के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, किसी और एलिमेंट्स के अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक्सेप्शन में केवल एक एलिमेंट आता है जिसके अंदर सल्फर है, जो कि 8 सल्फर एलिमेंट को एक साथ जोड़ करके S8 की फॉर्म में रह सकता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। चेन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कर सकता है। कार्बन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि 100, 150, 200, 300, 400 या हजारों के अंदर भी कार्बन जो है वो जुड़ करके किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन क्या होता है ना। तो इन दोनों जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या करता है, कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर का बिहेवियर शो करता है, यानी वो वर्सेटाइल नेचर का हो जाता है। इसमें पहला क्या था, टेट्रा वैलेंसी का होना, और सेकंड क्या है, कैटिनेशन का होना। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से कि कार्बन क्यों वर्सेटाइल नेचर को शो करता है, ठीक है ना। तो एक बार वापस मैं आप लोगों के सामने कैटिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन कंटेन ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जिसके अंदर क्या करता है, कार्बन जो है वो बहुत सारे कार्बन्स की एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की।
ठीक है ना। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर जो है अभी तक अपन ने जो कार्बन का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, जिसके अंदर अपन ने बात की है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और इसके आगे आने वाले लेसन के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो कि कार्बन से रिलेटेड है और आपके चैप्टर से रिलेटेड है और आपके मार्क्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे आपके मार्क्स जो है वो सीबीएसई एग्ज़ाम में इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। आप किसी भी चीज़ को जो है स्किप नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने किसी एक को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको आगे वाली चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए आप लोग जो है कंटिन्यूसली साथ में बने रहें और वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें और आप लोग जो हैं एक के बाद एक जो है सभी कंसेप्ट को समझते रहें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।